जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सूजस जो मासिक पत्रिका है उसको पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी हमने जून की जो मासिक पत्रिका है उसे पूरा पढ़ लिया है और अब हम मई की शुरुआत कर रहे हैं। तो मई के लिए पहले ही एक लेक्चर दिया जा चुका है, अब ये दूसरा लेक्चर है। तो पेज नंबर 7 से हम देखेंगे और ऑलरेडी आपको पता ही है राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर पानी की थोड़ी समस्या है अगर अन्य राज्य से इसकी तुलना की जाए। तो उस आधार पे हम कुछ जो परियोजनाएं हैं जो पानी से संबंधित हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे धौलपुर लिफ्ट सिंचाई, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पेज नंबर 7 पे धौलपुर लिफ्ट सिंचाई पेयजल योजना। तो देखिए एग्जाम वाइज क्या है, आपसे ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि जैसे ये लिफ्ट सिंचाई है ना, यानी कि कहीं से कोई पानी आ रहा है किसी नदी पे, उस पानी को एक तकनीक के माध्यम से उसको किसी अन्य क्षेत्र में ले जाया जा रहा है जहाँ पर जो ऐसा क्षेत्र है जो थोड़ा सूखा है, जहाँ पर पानी की कमी है, तो एक मुख्य नदी से ये पानी उससे खींचा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो परियोजना है जैसे धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना है, ये किस नदी से पानी लिफ्ट किया जाएगा या खींचा जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो उत्तर है वो है आपका चंबल नदी। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा चंबल नदी। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल की परियोजना है ये किस नदी से पानी लिया जाएगा, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा चंबल नदी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा देखते हैं ईसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना। तो इसमें एक बात की गई है ईसरदा बांध की। ठीक है, ये बांध की बात की गई है, ये आप देख पा रहे होंगे ईसरदा बांध। अब जब भी ये बांध होंगे तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस नदी पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो पानी को इकट्ठा किया जाएगा इस बांध में वो किस नदी का पानी होगा, वो होगा आपका बनास नदी का। तो बनास नदी, ये बनास नदी को आपने एक हम अहर बनास संस्कृति भी पढ़ते हैं। जैसे जब हम एक जो राजस्थान का अगर हम प्राचीन इतिहास पढ़ें तो हमें एक संस्कृति मिलती है जिसे हम अहर बनास संस्कृति कहते हैं। और ज़्यादातर ये जो संस्कृति है ये बनास नदी के करीब हुआ करती थी, तो इसीलिए इस संस्कृति का नाम है अहर बनास संस्कृति। राइट, तो फिलहाल ये याद रखेंगे जो ईसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना है ये किस नदी से संबंधित है, ये बनास नदी से संबंधित है। ठीक है, और बनास नदी पे ही क्या बनाया जाएगा, ईसरदा बांध। तो और भी जो बातें हैं वो हमारे उतने काम की नहीं एग्जाम वाइज। तो पेज नंबर 7 से हमें यही डेटा मिलता है जो हमारे एग्जाम में काम आएगा। राइट, अब हम सीधे जाएंगे पेज नंबर 8 में भी हमें उतना डेटा नहीं मिलता है जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अब पेज नंबर 7 पर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जल जीवन मिशन की बात कर रहा है। सबसे पहले तो ये बात याद रहेगा, जो जल जीवन मिशन है ये एक केंद्रीय सरकार की योजना है जिसके तहत ये तय किया गया है कि 2024 तक जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके हर घर में नल होना चाहिए, यानी कि पीने का पानी होना चाहिए। और इसमें जो एलपीसीपी की जो मात्रा तय की गई है, अब ये एलपीसीपी क्या होता है एक सेकंड में बता देता हूँ। एलपीसीपी का फुल फॉर्म होता है लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, पर डे, यानी कि इसको अगर आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो एलपीसीपी का मतलब होता है कि एक जो व्यक्ति होता है उसका जो प्रतिदिन का जो एक सीमा तय की जाती है कि उसको कितना पानी मिलना चाहिए, उसी को हम एलपीसीपी कहते हैं। ठीक है, उसके तहत जो तय किया गया है वो तय किया गया है 55 लीटर। ठीक है, यानी कि एक जो व्यक्ति है उसकी जो प्रतिदिन की जो एक पानी को इस्तेमाल करने की जो क्षमता है वो है 55 लीटर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो 2024 तक ये लक्ष्य बना रखा है कि हर घर में एक पानी का नल होना चाहिए, यानी कि जल जीवन मिशन, जो कि कब इसका उद्घाटन कब हुआ था, 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को इसका उद्घाटन हुआ था और इसका लक्ष्य क्या है 2024, यानी कि 5 वर्षों का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है कि हर घर जल। अब हम देखेंगे अगर हम इसको राजस्थान के उपलक्ष्य में समझें। ठीक है, तो राजस्थान के उपलक्ष्य में हमें ये समझ में आता है कि लगभग 39 लाख नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं। राजस्थान में कितने दिए जा चुके हैं, 39 लाख जो कनेक्शन हैं वो दिए जा चुके हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए क्या है कि जब ये योजना लाई गई थी 2019 में, तब मात्र
जो राजस्थान की स्थिति थी उसकी स्थिति ये थी कि केवल 10%, महज 10% जो ग्राम थे वहीं जल कनेक्शन था। यानी कि जो 90% की सीमा थी उसको एक 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 बहुत बड़ा एक चुनौती की तरह लिया गया, क्योंकि राजस्थान की ही स्थिति ऐसी थी जहाँ पर अगर अन्य राज्य से तुलना की जाए तो अन्य राज्य की इतनी ज़्यादा जो कमी है वो नहीं थी। यहाँ पर जो राजस्थान को देखना था वो लगभग 90% रह गया था, तो वो देखना था। तो फिर भी हम देखते हैं कि आज की तारीख यानी कि 2023 की बात की जाए तो लगभग कह सकते हैं कि 80% जो है राजस्थान सरकार ने ये पूरा कर लिया है ये चुनौती। और लगता है ये कि 2024 तक ये जो चुनौती ली गई है कि हर घर जल जीवन वाली, वो राजस्थान सरकार इसको पूरा कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक डेटा आपको दे रखा है। यहाँ पर 2023 में कनेक्शन दिए जा चुके हैं, ये आप डेटा देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ इतना स्पेसिफिक डेटा आपसे कभी नहीं पूछा जाता है, परंतु फिर भी अपनी नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं कितने घरों को पानी दे दिया गया है वगैरह वगैरह ये चीजें। ठीक है, तो एग्जाम में इतना डेप्थ नहीं आता है, डोंट वरी, फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए से पढ़ सकते हैं। परंतु जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई हैं कि ये केंद्र स्तर की योजना है और इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, और इसमें जो निर्धारित किया गया है कि प्रति व्यक्ति के लिए कितना लीटर होना चाहिए वो है 55 लीटर। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अब हम देखेंगे पेज नंबर 10 पे हमें इतना एग्जाम वाइज डेटा नहीं मिलता है, 10 में भी नहीं मिलता है। अब हम सीधे आएंगे पेज नंबर 13 पे, राइट। पेज नंबर 13 में आप देख रहे होंगे जवाई क्लस्टर 4 ये परियोजना। अब जैसे जवाई की बात की गई है ये आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर लिखा है 224 गांवों का शुद्ध पेयजल आपूर्ति का सपना पूरा। देखिए पहले तो ये याद रखना है, अगर मैं एक राजस्थान का एक ज्योग्राफिकल व्यू देखूं, यानी कि इसका एक भौगोलिक दृष्टिकोण देखूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि राजस्थान को अगर मैं विभाजित करता हूं, आधार लेता हूं अरावली को, तो अरावली के आधार पर मैं कह सकता हूं राजस्थान पूर्व और पश्चिम की तरफ विभाजित होता है। और इसी अरावली के कारण जो वर्षा होती है वो पश्चिम में कम दिखती है। ठीक है, क्योंकि आप भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में आप ओरोग्राफी रेनफॉल पढ़ते हैं तब आपको पता चलता होगा कि जो आपकी हवाएं होती हैं जिसमें नमी होती है, जिसके कारण बारिश होती है, तो हवाएं काफी ऊपर तक नहीं जा पाती हैं। पर अगर उनके सामने जब कोई पहाड़ आ जाता है, ठीक है, तो वो पहाड़ से टकराती हैं। ये जैसे ये आ रही है हवाएं पहाड़ से टकराती हैं, तो नदी क्या, माफ कीजिएगा, हवा क्या करती है, अपना जो नमी होती है उसको वर्षा के रूप में यहीं छोड़ देती है, और जब वो हल्की हो जाती है तो आगे चली जाती है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से जो पूर्वी हिस्सा है राजस्थान का वहां पर वर्षा होती है, और जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या दिख रहा है, जितनी भी परियोजना हमें दिखती है वो ज्यादातर किसको लक्ष्य बनाती है, पश्चिम राजस्थान की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाई जो क्लस्टर 4 परियोजना है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पहले तो ये बात आपने याद रखना, जवाई जो है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो ये हमारा एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बन जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आप कहेंगे वो जवाई है। अब ये क्लस्टर 4 क्या है, ये नंबर, ये संख्या क्या है, देखिए इसमें क्या है ना, जब भी कोई बांध बनाया जाता है तो उससे जुड़े हुए जो कैनाल होते हैं या वो पानी किस ग्राम में पहुंचाना है उसके लिए भी योजनाएं बनाई जाती हैं, पर वो योजनाएं क्या होती है, चरणों में बनाई जाती है। तो क्लस्टर 1 पहला चरण हो गया, क्लस्टर 2 दूसरा चरण हो गया। तो ऐसे ही जो हमें अभी दिखाई दे रहा है इस आर्टिकल के अनुसार वो क्लस्टर 4 दिख रहा है। ठीक है, यानी कि चौथे के माध्यम से 224 गांवों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब ये 224 गांव कौन कौन से हैं कि नाम बताइए, ऐसा कभी भी प्रश्न आपसे नहीं आएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि कितने गांवों को जोड़ा जा रहा है, तो 224 आपने याद रखना है। और ये भी याद रखना है जो जवाई है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो ये बात है, और बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई एग्जाम वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम वाइज जो इंपॉर्टेंट आपको बता दिया गया है। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए देखिए बहुत बढ़िया आर्टिकल है, क्योंकि इसमें जो ये ब्लू सेक्शन दिया है, ये ब्लू में लिखा है, यही डेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जिसे IGNP कहते हैं, ये पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है। अब देखिए पश्चिमी राजस्थान, मैंने आपको बोला ही था, जितने भी बांध होंगे, जितनी भी नदियां, ज्यादातर क्या किया जा रहा है, उन नदियों को पश्चिम की तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि पूर्व की तरफ तो वो नदियों को पानी मिल जाता है क्योंकि वहां पर वर्षा होती है। तो इसीलिए कोशिश की जाती है जो पूर्व में यानी कि पूर्व राजस्थान की जो नदियां है उससे पानी ले लिया जाए। ठीक है, या बांध बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी की आपूर्ति की जाए, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है, पहले बात ये याद रखना है। यह मरुभूमि को हिमालय के मीठे पानी से
सिंचित करने के साथ करोड़ों राजस्थानियों को पेयजल उपलब्ध करवाती है। मरुभूमि मतलब जो मरुस्थल होते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है, जो सूखे होते हैं जैसे रेगिस्तान टाइप, तो वहाँ पर ये जो हिमालय का जो मीठा पानी होता है उसको देता है, ठीक है। मीठा पानी और खारा पानी होता है। खारा पानी मतलब जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका समुद्री पानी, और जो जो आपका एक प्राकृतिक रूप से आपको, जैसे हिमालय में बर्फ़ होती है, जब वो गर्मी की वजह से पिघलती है तो वो एक एक पानी का रूप लेती है, उसी को हम मीठा पानी कहते हैं, ठीक है। बाकी हम ईआरसीपी एक वरदान जो है वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये छोटे-छोटे लेक्चर इसलिए बनाए जा रहे हैं 10-10 मिनट के, जिससे कि जब आप रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना हो। और आप कोशिश करिए कि ये मैगज़ीन ज़रूर ले लीजिए, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आपने उस मैगज़ीन पे क्या करना है, पहले उसमें रिसर्च कर लेनी है, फिर अपने नोट्स बना लेने हैं। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।